हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके साथ पंकज पांडे बताऊंगा आपको वो तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर में घटित होने वाली या फिर घट चुकी हैं या फिर उनमें कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। सुबह सवेरे का एजेंडा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए, जुड़िए, समझिए कि आज दिन भर आपके उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा और इसी कड़ी में क्या क्या चीजें अब से कुछ देर बाद होने जा रही हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, सीएम योगी का मूवमेंट आपको बता दें। सीएम योगी आज गोरखपुर और महाराजगंज के दौरे पर है। यहां पर करीब करीब 2800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो महाराजगंज और गोरखपुर को देने वाले हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर में डीपीएस स्कूल का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं मानीपुर में। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी। उसके साथ साथ महाराजगंज में भी बहुत सारी सौगात वो देने जा रहे हैं। डीपीएस स्कूल का उद्घाटन करेंगे। जाहिर सी बात है, क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, एक अच्छा विकल्प उनके पास होगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक यूनिट वहां पर खुल रहा है गोरखपुर में, तो ये एक अच्छी खबर होगी। महाराजगंज भी पहुंचेंगे तो बहुत सारा वो सौगात देकर वहां पर जाएंगे, क्योंकि जब भी गोरखपुर और इस इलाके के आसपास जब दौरे पर पहुंचते सीएम योगी तो लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती है। माना यह भी जा रहा है कि अलग से वो जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। और जाहिर सी बात है कि चूंकि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, तो ऐसे में वो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना सकते हैं, उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हैं, कुछ गुरु मंत्र दे सकते हैं। गुरु जी ऐसे भी हैं वो योगी जी। तो ये महाराजगंज और गोरखपुर का दौरा हुआ। इन सब के बीच में नजर जो है वो रहेगी सबसे ज्यादा अयोध्या पर। वजह ये कि आज अयोध्या में रघुनाथ के दर्शन करने के लिए एकनाथ पहुंच रहे हैं। जी हां, रघुनाथ यानी भगवान राम यानी कि रामलला के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं। और ये उनका महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद पहला दौरा है। लिहाजा शिंदे इस वक्त काफी उत्साहित हैं और वो लगातार एक के बाद एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कह रहे हैं कि उन्हें ये सौभाग्य मिल रहा है और इस सौभाग्य में वो चाहेंगे कि भगवान राम के दिव्य दर्शन कर सकें। इसी कड़ी में अब वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में कुछ देर सबसे पहले रुकने के बाद, यहां पर हेलीपैड पर पहुंचने के बाद से वो होटल में थोड़ा सा आराम करेंगे और 11:45 पर भगवान राम के दरबार में पहुंच जाएंगे। और जो 12 बजे आरती होती है रामलला की, उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शिंदे का यहां आना अपने आप में एक बड़ी बात है। बता दें आपको कि दरअसल भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें जो वुडन वर्क होगा, उस वुडन वर्क के लिए या फिर जो दरवाजे बनाए जाएंगे, उसमें जो भव्य दरवाजे बनाए जाने हैं, उसके लिए जो सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल होने जा रहा है, वो सागवान की लकड़ी महाराष्ट्र से ही पहुंच रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, जो कि कभी नक्सलियों की वजह से काफी कुख्यात रहा था, उसी गढ़चिरौली से सागवान की वो लकड़ियां पहुंच रही हैं। भगवान राम के मंदिर में उनका इस्तेमाल होगा। तो सोचिए, गढ़चिरौली जो अपने नक्सलियों और उनकी हिंसा को लेकर कभी कुख्यात रहा, आज वो जाना जा रहा है गढ़चिरौली कि गढ़चिरौली के सागवान यानी कि टीक लकड़ी कहते हैं, सागवान की उस लकड़ी का इस्तेमाल जो गढ़चिरौली में जो सागवान के पौधे पाए जाते हैं, जो पेड़ पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल भगवान राम के मंदिर के निर्माण में होने जा रहा है। तो एक सौगात की तरह से ये होगा महाराष्ट्र सरकार की ओर से। दरअसल सागवान की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और माना जाता है कि उसमें रेजिन और ऑयल, जो एक नेचुरल ऑयल जिसमें होता है, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि 300 400 साल तक इन लकड़ियों को कुछ नहीं होता, इसमें घुन नहीं लगता। और जाहिर सी बात है कि नई तकनीकों का इस्तेमाल हो जाएगा तो ये लकड़ियां और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो ऐसे में जब उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा तो ये लकड़ियां ना जाने आने वाले कई सदियों तक यूं ही खड़ा रहेंगे। आप खुद देखिए कि बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में जो इतने दिनों तक खड़े रहते हैं, या फिर इतिहास के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं हमारे सामने, वो आज भी उसी तरीके से मौजूद है। तो भगवान राम के मंदिर को भी ठीक उसी तरह बनाया जा रहा है कि आज से 300 400 500 साल बाद भी भगवान राम का मंदिर बिल्कुल उसी तरीके से नजर आए। तो अयोध्या पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने लाव लश्कर के साथ में, यानी रघुनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं एकनाथ। हमारे साथ सर्वेश प्रताप गुप्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। आप लोग जुड़ते बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ राज जी भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए, आप लगातार सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सवाल और जवाब का सिलसिला चलेगा तभी आपको भी मजा आएगा और हमें भी आपके लिए रिसर्च करने में अच्छा लगेगा कि हम तमाम जानकारियां जो आपको सुबह सवेरे आपके मोबाइल पर दे देंगे, तो वो आपको दिन भर
अपडेट रखेंगी। अगर आप किसी दोस्तों के बीच में समाज में कहीं बैठते हैं तो आपके पास वो जानकारी होगी, आप फिर उस पर डिबेट कर पाएंगे, आप बता पाएंगे जब कोई बात कर रहा होगा कि आपको भी जानकारी है कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली, क्योंकि हर वक्त तो आप टीवी देख नहीं सकते। लिहाजा हमने मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपसे जुड़ने का फैसला लिया और उसी कड़ी में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, ये बहुत जरूरी होता है। तो अयोध्या पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, ये एक बड़ी खबर है। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई आ रही है। वो ये है कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां, यानी कि अतीक की बहन भी और अतीक की भांजियां, उन दोनों को भी वांटेड घोषित कर दिया गया है। और उस घोषित किए जाने के बाद से ही आयशा नूरी अपनी दोनों बेटियों के साथ फरार है। उससे पहले उनके पति को भी हिरासत में लिया गया था, अखलाक को, जो कि चिकित्सक हैं पेशे से, सरकारी चिकित्सक थे, तो अब्दुल्लापुर में, और वहां से उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। तो देखिए, इसी कड़ी में अतीक की बहन और उनकी भांजियों को भी वांटेड बनाया गया और वांटेड घोषित होते ही वो फरार हो गई हैं। जाहिर सी बात, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुड्डू इस्लाम और तमाम जो अतीक के गुर्गे थे जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रयागराज से वो सीधे पहुंचे थे मेरठ, और यहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह दी। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि वो वीडियो भी वायरल हो रहा कि कैसे उनका सत्कार किया जा रहा है, कैसे गले मिला जा रहा है उनके साथ में, मानो कोई बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं उमेश पाल की हत्या करके, और उसकी अगुवाई करते नजर आते हैं। और ये सभी लोग उनकी मेहमान नवाजी में लग जाते हैं, मानो कि कितनी बड़ी चीज करके वो आ रहे हैं, एक शख्स की जान लेकर आ रहे होते हैं। उन खूनी वहशी दरिंदों, उन आतंकियों की अगुवाई अगर कोई कर रहा होगा, ये जानते हुए भी कि वो लोग क्या कहें, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग फिर साजिश में शामिल ही माने जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने रोका भी नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने उनका बाकायदा आतिथ्य किया, आतिथ्य सत्कार किया आपने, और न सिर्फ सत्कार किया बल्कि उनको पैसे रुपए की मदद भी पहुंचाई है आप लोगों ने। और खबर यह भी है कि उनको फरार होने में भी मदद की है, यानी कि फरार वो कहां हो, कैसे हो, किनके जरिए, कौन सा रूट लें, इसको लेकर भी उन लोगों ने बाकायदा ये चीजें की थी। तो जाहिर सी बात है फिर उस पर कार्रवाई होनी थी। और सबसे बढ़कर एक धारा 120 भी जो होती है, जो साजिश में शामिल होने की बात करता है, उसके तहत ही अतीक की बहन आयशा नूरी और उनकी दोनों बेटियां, यानी कि अतीक की बहन और दोनों भांजियों को भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आशा आरोपी बना दिया गया और उन्हें भी वांटेड घोषित किया गया है। ये एक बड़ी खबर है। उसके अलावा एक बड़ी खबर है जो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। दरअसल ये योगी सरकार के उस मामले से जुड़ी है जिसमें योगी सरकार ने यह तय किया था कि जो अफसर सुस्त हैं, यानी कि जो अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं और जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं या जिम्मेदारियों से भागते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं और सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में, यानी कि धरातल पर उतारने में अगर लापरवाही दिखाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और उसके लिए तय किया गया था कि जो किसी की सुस्ती या किसी पर कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके क्षेत्र में रहने वाली जनता कितनी संतुष्ट उनके कामकाज से। जाहिर सी बात है, यदि किसी जिलाधिकारी की या किसी अधिकारी की शिकायत अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, मतलब साफ है कि वहां पर जनता संतुष्ट नहीं है उन अधिकारियों के कामकाज से, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बन रही थी। इसी कड़ी में देखिए एक बड़ी खबर ये आ गई है कि कम से कम 12 से 15 जिलों के जिलाधिकारियों की इसमें गड़बड़ी पाई गई है कि उन्होंने क्रिटिकल गैप फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया और वो फंड जो है लैप्स हो गया। अब सोचिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो मार्च का आखिरी महीना होता है उसमें पहली किस्त जो है उसका इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं था ठीक से, कि दूसरी किस्त की बारी आ गई थी और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, आपने हिसाब नहीं दिया तो वो फंड लैप्स हो गया। बता दें आपको, क्रिटिकल गैप फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें वो इमरजेंसी में या आपातकाल में उसका इस्तेमाल जो है जिलाधिकारी कर सकते हैं और उसमें जो फंड होता है 1 से 1.5 करोड़ रुपए आप उसके जरिए खर्च कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें ये बात साफ हो जाती कि योगी सरकार ने जो कहा था कि अगर कोई अधिकारी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा और जनता से शिकायत पहुंचेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसी कड़ी में देखिए आप ये बात सामने आ रही है कि कैसे देखिए जनता के लिए जो पैसा जो खर्च हो सकता था। विक्की बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो इस तरीके से आप देखिए कि उन अधिकारियों पर अब गाजगिरनी भी तय मानी जा रही है कि आपने क्रिटिकल गैप फंड का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी या आपातकाल में होता है, जिलाधिकारी कर सकते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक आप खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, ना खर्च किया ना आपने हिसाब दिया, और हिसाब नहीं दिया मतलब आपने खर्च नहीं किया, और खर्च नहीं किया तो पैसे लैप्स हो गए। तो सोचिए ऐसे अधिकारियों के समाज में होने ना होने का क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा है, आखिर क्यों ऐसे अधिकारी हमारे बीच और आपके बीच हो और कहने के लिए हम कहें कि ये जिलाधिकारी हैं, ये एसडीओ साहब हैं, ये
फलाना साहब हैं। तो ऐसे अधिकारियों का फायदा क्या। और यही बात योगी जी को नागवार गुजरी, वो काफी आक्रोशित हैं इसी बात को लेकर। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि ऐसे अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी, जिनके पास जनता के कामकाज के लिए बहुत सारा अधिकार है, उनके पास वो तमाम योग्यताएं, वो काबिलियत है, वो कर सकते, लेकिन वो करते नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें। तो जल्दी उनकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इन सबके बीच में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई। दरअसल जेल डीजी की ओर से एक बड़ी बात यह सामने आई है कि उन्होंने 5 तेज तर्रार आईपीएस की एक टीम का गठन किया है। ये तेज तर्रार आईपीएस जो है और उनकी जो टीम है 5 सदस्यों वाली टीम, वो यूपी के तमाम जेलों में जाकर वहां पर उनमें मौजूदा हालात की जानकारी जुटाएगी और ये कहीं ना कहीं माफियाओं पर शिकंजा कसने जैसा इसे जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि ये जो 5 आईपीएस हैं, ये जो आईपीएस की टीम है, ये प्रयागराज, बदायूं, देवरिया, बरेली तमाम जेलों में जाकर वहां देखेंगे कि वहां पर जेल में किस तरह की व्यवस्था है, क्या कैदियों को वो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कैदियों को, खासतौर से माफियाओं को, अपराधियों को, बदमाशों को, राजनीतिक जो कैदी हैं उनको नियम के खिलाफ जाते हुए कुछ अन्य सुविधाएं दे दी गई हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों तमाम जेलों में हमने ये बात पाई है कि वहां से बैठकर भी जो अपराधी माफिया वो अपना साम्राज्य चला रहे होते हैं, वहीं से वो निर्देश दे रहे होते हैं, वहीं से अपने गैंग को चला रहे होते हैं। यानी कि सरगना जेल में बैठा है, खुद सुरक्षित है दूसरे अपने दुश्मनों से, लेकिन वहीं से उसका कारोबार भी चल रहा है। तो इसी बात को जांचने के लिए कि आखिर किस जेल में और कैसे कैसे वहां पर माफिया जो है वो अपना राज चला रहे होते हैं, किसके जरिए वो अपने जो बात है वो पहुंचाते हैं अपने गैंग तक, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनके गैंग वाले जो कार्रवाई करते हैं या फिर किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो ये 5 आईपीएस जो हैं वो वहां पर जाकर छानबीन करेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे, और यदि उसमें जेल प्रबंधन की भूमिका यानी कि जेल कर्मियों की मिलीभगत पाई जाती है वहां पर किसी भी तरह के कुप्रबंधन में या फिर माफियाओं को सुविधा देने में, तो उन पर गाज गिरेगी। हालांकि इसके पहले हमने देखा भी कि कैसे प्रयागराज और बरेली जेल में ऐसे अधिकारी जो माफियाओं को और खासतौर से अतीक की मदद पहुंचाते थे, अतीक को मदद पहुंचाते थे, अशरफ उसके भाई को मदद पहुंचाते थे, उस पर कार्रवाई हुई। तो ठीक उसी तरीके से अब ये कार्रवाई शुरू होगी। चलिए, तो इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर ये आई। एक तो हमने आपको बता दिया कि जेल में, फिर हमने आपको बताया कैसे जिलाधिकारियों पर नोटिस जवाब जो है वो जारी किया गया कि उन्होंने आखिर क्रिटिकल गैप फंड को कैसे खत्म होने दिया, कैसे लैप्स होने दिया है। इन सब के बीच में अब नजर निकाय चुनाव पर भी है। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर माना यह जा रहा है कि देर शाम तक इस पर अधिसूचना जारी हो सकती है। दरअसल इंतजार हो रहा है नगर विकास विभाग की उस रिपोर्ट का, उस आरक्षण रोस्टर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद से तमाम जो नगर निगम में मेयर के पद हैं या फिर नगर पंचायत और नगर परिषद में जो अध्यक्ष के पद होते हैं, उनमें आरक्षण नए सिरे से जो है वो आरक्षण जो है वो लागू किया जा रहा, आरक्षण रोस्टर जो है वो तैयार किया गया। हालांकि खबर यह आ रही सूत्रों के हवाले से कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा बदलाव उसमें हो नहीं रहा है, और इसको लिए जो बदलाव की बात सामने आ रही है उसके लिए बाकायदा जो है विभाग ने आपत्तियां जो है वो मांगी थी। आपत्तियां जो है दर्ज भी कराई गई तमाम वार्डों से, नगर पंचायतों से, नगर परिषद से, नगर निगम से भी, और इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए 7 दिन का वक्त जो है वो विभाग ने तय किया था, जो कि 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का था। यानी 6 अप्रैल तक जो आपत्तियां आई थी उसका निष्पादन होता रहा, और उस निष्पादन के बाद से अब आरक्षण की सूची को तैयार किया जा रहा है, जिसे निर्वाचन विभाग को भेजा जाएगा। निर्वाचन विभाग फिर उसके आधार पर अधिसूचना जारी कर देगा। यानी कि आप ये मानिए कि बहुत जल्द और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है निकाय चुनाव के लेकर। और माना यह जा रहा है कि चूंकि योगी जी फिलहाल अभी महाराजगंज, गोरखपुर के दौरे पर हैं, तो ऐसे में हो सकता है उनके आने का इंतजार हो, उनके आने के बाद हो सकता है अधिसूचना जारी कर दिया या फिर उनसे अंतिम मंजूरी ले ली जाए उस मसौदे पर जो मसौदा तैयार किया है नगर विकास विभाग ने। तो ये एक बड़ी चीज होगी। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस वक्त और इस बार खासतौर से जब निकाय चुनाव होंगे तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और खर्च की सीमा में जो बढ़ोतरी की गई है वो महंगाई को देखते हुए तय की गई है। और उसमें तय किया गया कि एक वार्ड कोई सदस्य जब चुनाव लड़ेगा तो कैसे 30,000 रुपए तक वो खर्च कर पाएगा। 30,000 पहले था, उसे बढ़ाकर 50,000 किया गया। इसी तरीके से सबकी राशि जो है बढ़ाई गई और जमानत राशि भी बढ़ा दी गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भीड़ आ जाती है जो बेवजह कहीं ना कहीं शेड्यूल को हैक्टिक कर रही होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जीतने की उम्मीद या चुनाव
में उतरने की उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन वो चुनाव में उतर जाते हैं, लड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव, एक तरह की अतिरिक्त मेहनत है वो करनी पड़ जाती है विभागों को, और इस वजह से दिक्कतें काफी बढ़ रही होती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी हमने आपको दी। हमने आपको बताया कि किस तरीके से योगी जी दौरे पर हैं, अयोध्या में कैसे एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, कैसे निकाय चुनाव को लेकर जो है वो नजर है, और कैसे निकाय चुनाव में अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। हमने आपको बताया कि कैसे जेलों में अब चाक चौबंद व्यवस्था जो रहेगी वो रहेगी, उसका निरीक्षण जो है कि माफियाओं का खेल जेल से नहीं चल पाएगा, इसको लेकर एक बाकायदा टीम का गठन किया गया है डीजी जेल के निर्देश पर। फिर आपने बताया कैसे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कैसे लैप्स हो जाते फंड आपके और उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता। तो ये तमाम जो खबरें आज दिन भर की हैं बड़ी, वो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक बड़ी जानकारी ये भी आपको देते चले हम कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। फिलहाल कर्नाटक में ही मौजूद है पीएम मोदी और वहां पर कई सौगातें दे सकते हैं। और साथ में एक खबर ये भी आ रही पीएम मोदी से जुड़ी हुई कि वो कर्नाटक में ही बांदीपुर जहां पर मौजूद है वहां से वो बाघों की संख्या जो है उसको लेकर आंकड़े जारी कर सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में देश में कितने बाघ मौजूद हैं। इससे 10 साल पहले करीब करीब 1411 बाघों के होने की बात सामने आती थी, लेकिन इनकी संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बाघों का संरक्षण है वो काम आया है, या फिर जेल में या जू में जिस तरीके से बाघों की ब्रीडिंग कराई जाती है तो उसकी वजह से बड़ा फायदा पहुंचा है। तो ये एक सौगात की तरह होगा, हमारे पीएम इसको देंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो शाम में बैठक में रहेंगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो नजर इस पर भी रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़िए, आपके सवाल हमारे पास आते रहने चाहिए। अगर ये आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कई बार बोर हो जाते हैं क्योंकि आप लोग हो सकता है सुबह सवेरे तमाम खबरों को जान चुके हो, लेकिन आप ये भी देखिए कि कैसे प्राइम न्यूज आपकी चिंता कर रहा है, कैसे प्राइम न्यूज ये जानना चाहता है कि हमारे दर्शक क्या पसंद करते हैं देखना, कितना पसंद करते हैं देखना हमें, और हमें जो कमियां उसको दूर करने की भी पूरी कोशिश हम करते हैं और रिसर्च करते हैं आपके लिए बाकायदा। हम ये भी आपसे लगातार अपील इसलिए करते हैं कि आपके समस्या जो कोई अगर है, आपके क्षेत्र में कोई समस्या है जो नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई है, तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि उस खबर को हम दिखाएं ताकि सिस्टम के संज्ञान में मामला आ जाए, सरकार उस मामले को देख पाए। चलिए आज के इस बातचीत के सिलसिले को हम रोकते हैं, फिर आएंगे हमारे कोई नए एंकर, नए सूत्रधार आपके साथ संवाद के उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपके साथ हमारा जो जुड़ाव है वो गहरा होता चला जाए, हमारा और आपके बीच में एक लगाव है वो बनता चला जाए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो फिर हमारी भी क्या बिसात। जाहिर सी बात है हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाइए, उससे एक सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। जो बातचीत के सिलसिला, जो हमारा संवाद है वो आगे बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे लिए हर एक दर्शक हमारे लिए भगवान की तरह ही है। नमस्कार।